So hey everyone, now we discuss the major endocrine glands. Okay, so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, फिर उनके बाद में हम फर्दर उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी, फिर पीनियल ग्लैंड्स, देन थायराइड ग्लैंड्स, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल, गोनेडल हॉर्मोन्स. ठीक है, ये सारे मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है. और हम पहले कुछ ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, जो हमारी रह जाएंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की. तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फोर ब्रेन में. कि हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन. तो फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है? डाइसिफेलॉन्स होता है, और डाइसिफेलॉन के बेस में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस. और हमें पता है कि हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है. क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास तो होते हैं, तो रिलीजिंग, एक इनहिबिटिंग. तो हाइपोथैलेमस या बोलेगा कि तू पिट्यूटरी को, कि तू हार्मोन्स को रिलीज कर, आइदर तो इनको इनहिबिट कर. ठीक है, तो हमारे पास रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं. तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रिलीजिंग होते हैं और कौन कौन से इनहिबिटिंग होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो इसमें क्या होगा? गोनेड्स के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन होगा या फिर इनहिबिशन होगा. तो सबसे पहले बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये क्या करता है? ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा सिंथेसाइज और सिक्रेशन के लिए. कौन से? गोनेडोट्रोफिन. उसके बाद किसकी सिंथेसाइज करवाएगा? एफएसएच और एलएच. एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन. ठीक है, तो फिर सेकंड पे हम देखते हैं कौन सा होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये कहाँ से सिंथेसाइज होगा? ये होगा हाइपोथैलेमस से. ठीक है, और ये क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा. किसकी सिक्रेशन के लिए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फिर प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन के लिए. तो ये सेकंड हो गया. अब हम देखते हैं थर्ड कैटेगरी के अंदर कौन सा आता है. ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन भी बोल देते हैं. ये क्या करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करवाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसको भी इनहिबिट करता है कोई. कौन करता है वो? सोमेटोस्टेटिन. ठीक है, उसको हम बोल देते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. तो सोमेटोट्रोपिन होता है वो तो क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा. और सोमेटोस्टेटिन है वो ग्रोथ को इनहिबिट करवाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ कैटेगरी का कौन सा आता है. कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इसके अंदर क्या होता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच को, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स को सिंथेसाइज करवाएगा, फिर रिलीज करवाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं फिफ्थ कैटेगरी के अंदर कौन सा आता है. फिफ्थ में आता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. मतलब जो हमने सेकंड कैटेगरी के अंदर देखा था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन करवाएगी, तो अब उस प्रोलैक्टिन को भी कोई इनहिबिट करेगा. उसको हम बोलते हैं डोपामिन. ठीक है, तो डोपामिन क्या करेगा? प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करवाएगा. तो ये हमने 5 कैटेगरी देख ली हैं कि जो हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीज करवाता है, इनहिबिट करवाता है. रिलीजिंग में कौन से होंगे? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. और इनहिबिटिंग में कौन कौन से होंगे? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. तो ये हमने हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से रिलीजिंग होते हैं, कौन कौन से इनहिबिटिंग होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को. ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस. ठीक है, तो ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के थ्रू, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है. किसके थ्रू? इन्फंडिबुलम के थ्रू. ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कौन कौन से होते हैं? 7 टाइप के हार्मोन्स होते हैं. कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, तो ये 7 टाइप के हार्मोन्स होंगे एंटीरियर के अंदर. और पोस्टीरियर के अंदर हमें पता है कौन कौन से? ऑक्सीटॉक्सिन और वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायरेक्टिक हार्मोन्स. अब हम कुछ हार्मोन्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की. ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल्स की ग्रोथ करवाएगा. ठीक है, तो ये क्या करता है? अमीनो एसिड्स की मूवमेंट में हेल्प करवाएगा. उससे अमीनो एसिड से क्या बनाएगा? प्रोटीन बनवाएगा. और प्रोटीन से फिर पर्टिकुलर सेल्स की, टिश्यू की या फिर किसी भी ऑर्गन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो अब हम देखते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन
ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, मतलब हाइपर सीक्रेशन हो रहा है, तो उससे एक डिजीज़ डेवलप होगी जिसको हम बोलते हैं गिगांटिज्म। अगर उसका लोअर सीक्रेशन हो रहा है, मतलब कि हाइपो सीक्रेशन हो रहा है, तो उससे एक डिजीज़ डेवलप होगी जिसको हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म। तो ये हमने देख लिया ग्रोथ हार्मोन क्या होता है। अगर हम देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन होता है, ये क्या काम करता है, मेनली लैक्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो हमें पता है कि मिल्क की प्रोडक्शन कब होगी, आफ्टर द प्रेगनेंसी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर एक हार्मोन होता है जो सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट पे होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को इनिबिट करेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोलैक्टिन इनिबिट होता है, तभी तो मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन आफ्टर द प्रेगनेंसी व्हेन द प्रोजेस्ट्रॉन लेवल इज ड्रॉप आउट, सो द प्रोलैक्टिन लेवल इज इंक्रीजेज एंड द मिल्क प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है, जो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या कराएगा, ओवुलेशन को स्टॉप करवा देगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आफ्टर द प्रेगनेंसी अबाउट 6 मंथ ओवुलेशन नहीं होता है। तो कौन इनिबिट करवाता है उसको, प्रोलैक्टिन उसको इनिबिट करवाते हैं। तो ये हमने देख लिया ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब हम देखते हैं ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट आउट होंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीटॉक्सिन, इसको हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि बर्थ के टाइम पे हमारी यूट्रीन का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूट्रीन के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है, बेबी हमारी बर्थ कैनाल से बाहर आता है। तो क्या होता है कि कई बार हमने देखा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं एट द टाइम वेन जब लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है, तो वो एक इंजेक्शन देते हैं। वो किसका इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन का ही इंजेक्शन देते हैं, जिससे क्या होता है यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इससे फिर क्या होगा, जो बेबी है वो ईजिली बर्थ कैनाल से पास आउट आराम से हो जाएगा। और दूसरा भी ये क्या काम करवाते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उनकी सराउंडिंग की सेल्स को क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी। कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, मिल्क इजीली पास आउट हो जाएगा मेमोरी ग्लैंड से। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन का काम होता है। अब हम देख लेते हैं वैसोप्रेसन। वैसोप्रेसन में बताया था कि क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो हमें पता है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, किडनी में होगा। तो किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो एक डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एक कलेक्टिंग डक्ट। इनके अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वो किसके थ्रू होगा, वैसोप्रेशन के थ्रू होगा, या फिर इसको हम बोलते हैं एंटी डायरेक्टिक हॉर्मोन्स, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो जो यूरिन की अमाउंट होती है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वाटर तो सारा रीअब्जॉर्ब हो गया। तो यूरिन कैसा होगा, कंसनट्रेटेड होगा। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनके अंदर अल्कोहल क्या करती है, वैसोप्रेसन को इनिबिट कर देती है। तो अगर वैसोप्रेसन इनिबिट हो जाएगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो उनके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। तो अल्कोहल वैसोप्रेशन को इनिबिट करेगी, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। दूसरा ये एक और काम करती है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाती है। कैसे, जब से पता है कि हमें वैसोप्रेशन क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो ब्लड की वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड को हम एपिफाइसिस भी बोल देते हैं, और ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी फोर थर्ड वेंट्रिकल्स ऑफ फोर ब्रेन। मतलब फोर ब्रेन के पास क्या होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होती हैं, एक दो तो लेटरल में प्रेजेंट होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड देन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये थर्ड वेंट्रिकल में होगी फोर ब्रेन की। ये क्या करती है पीनियल ग्लैंड, मेलेटोनिन को सीक्रेट करती है। जो अभी मेलेटोनिन को देख लेते कि क्या होता है, मेलेटोनिन होता है एक हार्मोन ऑफ डार्कनेस। मतलब कि जब डार्कनेस होगी सराउंडिंग में तो अपनी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे शाम का टाइम होता है, जैसे रात होती है, तो उस टाइम पे मेलेटोनिन पीक अमाउंट में सीक्रेट होगा, कि ज़्यादा सीक्रेशन होता है। तो इसको बोलते हैं स्लीपिंगनेस। इसलिए क्या होता है, जब डार्कनेस होती है तो हमें स्लीप मतलब नींद आने लग जाती है। तो वो किसकी वजह से आती है, मेलेटोनिन की वजह से। और सुबह हमें जाग क्यों आती है, कि जब सुबह दिन निकल आता है, मतलब जब सनराइज होता है, तो उसके टाइम पे क्या हो, डार्कनेस कम हो जाएगी। डार्कनेस कम हो जाएगी तो मेलेटोनिन की सिंथेसिस भी हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। तो उससे क्या होता है, हम वेकअप फुल, मतलब हमें जाग आ जाती है और पूरा दिन एक वर्क आवर रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। तो ये हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है। अब हम देख लेते हैं कि जो ये पीनियल ग्लैंड के अंदर ये मेलाटोनिन होता है, ये बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है।
जैसे हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी मतलब सोते बहुत ज़्यादा है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो मेलेटोनिन की वजह से होता है एज कंपैरिजन टू अडल्ट के। तो अब हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में कि सबसे जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर वो होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो लीवर होती है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन सबसे बड़ी कौन सी होगी, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, दो टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है थायराइड हार्मोन, और जो सेकंड पे होता है उसको हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के पास क्या होता है कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है थायराइड फॉलिकल, एक होता है पैराफोलिकुलर सेल्स। जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो तो क्या करती है, T3 एंड T4 को सिक्रेशन करवाएंगी, और जो पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं उनको हम सी सेल भी बोल देते हैं, और वो क्या सिक्रेट करवाएंगी, कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेट करवाएंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो ये थायराइड फॉलिकल्स होते हैं ये कैसे मतलब T3 एंड T4 का सिक्रेशन करवाते हैं, इनका पाथवे क्या होता है। तो देखो ये सर्कल हमें दिख रहा है, इनकी जो सराउंडिंग की सेल्स होती है ये क्या होते हैं, थायराइड फॉलिकल सेल्स होती हैं, और जो बीच में जो कैविटी है उसको हम बोल देते हैं कोलोइड, ठीक है। तो जो थायराइड फॉलिकल्स होती हैं ये क्या करती है, ये ब्लड से आयोडाइड ले लेंगी, आयोडाइड लेंगी, ठीक है, ब्लड से ले लेंगी। उसके बाद क्या करेंगी, आयोडाइड को कोलोइड में डाल देंगी, ठीक है। कोलोइड में इन्वायरमेंट की वजह से जो आयोडाइड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन के अंदर हो जाएगा। अब जो आयोडीन है वो किसके साथ बाइंड होगा, टायरोसिन। जो थायरोग्लोबुलिन होता है जो कि कोलोइड में प्रेजेंट होगा, थायरोग्लोबुलिन के पास क्या होगा, एक टायरोसिन होगा अमीनो एसिड, उस टायरोसिन अमीनो एसिड के पास जाकर क्या हो जाएगा, ये आयोडीन बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब दो आयोडीन बाइंड हो गए टायरोसिन के पास तो उसको हम बोल देंगे डाई आयोडो टायरोसिन। जब एक आयोडीन का एक मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन बाइंड होगा तो उसको हम बोल देंगे मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है। तो जब दो डाई आयोडो टायरोसिन बाइंड हो गए एक दूसरे के साथ तो ये क्या बना लेंगे, T4, जिसको हम बोल देते हैं थायरोक्सिन। और जब एक डाई आयोडो टायरोसिन और एक मोनो आयोडो टायरोसिन एक बाइंड हो गए एक दूसरे के साथ तो ये क्या बना लेंगे, T3, मतलब ट्राई आयोडो थायरोनिन, ठीक है। तो जो T4 होता है उसका सिक्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, 90% होता है, और जो T3 होता है उसका सिक्रेशन सिर्फ 10% होता है। लेकिन जो T3 होता है उसकी ग्रेटर एफिशिएंसी होती है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए। तो ये हमने देख लिया एक पूरा पाथवे होता है कि कैसे T3 एंड T4 का सिक्रेशन होता है। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मेन इसको रेगुलेट करवाएगा थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं थायराइड हार्मोन्स के। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, BMR को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करवाएगा। कैसे रेगुलेट करवाएगा अब वो देखते हैं कि ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन सब के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा। अगर इनके मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, बॉडी के अंदर हीट अप मतलब हीट ज़्यादा हो जाएगी, ATP का यूज़ भी होगा और प्रोड्यूस भी हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कि जिन पर्सन के पास थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, हाइपर सिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन्स का, तो उनका BMR ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है, थोड़े दुबले पतले से होता है जिनका थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हाइपो सिक्रेशन हो जाए, ठीक है, थायराइड हार्मोन का मतलब कम सिक्रेशन होगा, तो उससे क्या होगा, एक मिक्स्ड इडिमा, एक कंडीशन होती है मिक्स्ड इडिमा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पर्सन हेल्दी होता है, मतलब उसके अंदर ये मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, तो उनके अंदर क्या होता है फैट एक्यूमुलेट होती रहेगी। तो क्या होगा, इससे पर्सन हेल्दी होगा, और क्या होगा कि पर्सन जो वो है पफी सा दिखेगा, ठीक है। तो अगर थायराइड का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो उसको उससे कंडीशन डेवलप हो गई जिसको हम बोलते हैं ग्रेव डिजीज, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज। और अगर हाइपो हो रहा है तो बोलते हैं मिक्सिडियमा। तो ये हो गया थायराइड हार्मोन के बारे में। तो ये तो चीज़ हो गई कहाँ पर, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के पास, ठीक है। अब हम देखते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स के पास। तो इनको हम सी सेल भी बोल देते हैं, और ये क्या करवाएंगी, कैल्सिटोनिन की सिक्रेशन करवाएंगी। तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा, ठीक है, कम करेगा। किसके थ्रू, ऑस्टियोब्लास्टिक के थ्रू। हमें पता है कि जब जो कैल्शियम का मेन जो रिजर्वर होता है वो कौन होता है, बोन होती है। तो अगर बोन का ब्रेक डाउन होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा, लेकिन अगर
जो बोन की फॉर्मेशन होगी तो सारा कैल्शियम किस में आ जाएगा, बोन में। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या करवाएगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करवा देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की, तो इसका अपोजिट होता है पैराफोलिकुलर सेल्स से, कि पैराफोलिकुलर सेल्स तो ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करवा रहा था, लेकिन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है ये क्या करवाती है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करवा देती है। इसको हम कॉलिक हार्मोन भी बोल देते हैं। और ये क्या करती है, कहाँ पे एक्ट करेगी, बोन पे, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक होता है उस पे, या फिर किडनी पे, इन पे ये हार्मोन एक्ट करेगा। और क्या करेगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मेन ये क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को, कि बोन्स का ब्रेक डाउन करवाएगा। तो अगर बोन्स का ब्रेक डाउन होगा तो जो कैल्शियम होता है वो बोन्स से कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, और फिर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर। तो ये था पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन्स भी बोल देते हैं। तो ये हमने देख लिया पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की। तो ये हमने मेजर कुछ ग्लैंड्स देख ली हैं, जो हमारी रह जाती है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो फॉर फर्दर लर्निंग स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।